पत्थर दिए तो वो ब्राह्मण ने क्या किया, वो पत्थर इस सागर में डाल दिया। आज भी मौजूद है। मौजूद है। यानी कि जो कहानियां हम सुनते आ रहे हैं वो झूठी नहीं है, सच में है वो। सच में है वो। महाराज जी का कहना ऐसा है कि आज के वक्त में भी जो पत्थर है वो इसी सागर सरोवर के अंदर मौजूद है, जो लोहे को तब्दील कर देता है सोने के अंदर। और आज भी इस किले के इर्द गिर्द वाले हिस्से में उस पत्थर की खोज के लिए ना जाने कितने हजारों लोग और वैज्ञानिक तक भी आ चुके हैं। इस स्थान पर ना जाने कितनी सारी ऐसी श्राप की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इस स्थान पर ना कभी रह पाएंगे और ना ही उनकी जो फलती फूलती विरासत है वो उनके हाथ में रहेगी। कीमती जो पत्थर है वो आज भी मौजूद है इस किले के अंदर। सैकड़ों वर्ष पुराना एक ऐसा शापित किला जिसके अंदर आज भी रखा हुआ है वो पारस पत्थर, जिसकी मदद से लोहे को सोने में तब्दील करके यहाँ के राजाओं ने इस पूरे किले का यहाँ पर कर दिया था निर्माण। और न जाने कितने सारे आक्रांता और तस्करों ने उस पारस पत्थर की खोज में इस किले में अपना डेरा जमा के रखा। दोस्तों, आज हम पहुँच चुके हैं राजस्थान के करौली में स्थित तिमनगढ़ के किले के उस पुराने इतिहास और उस रहस्य की खोज में, जहां पर लोग ये देखने के लिए आते हैं क्या पारस पत्थर उनको मिल सकता है। दोस्तों, इसी किले के अंदर आज भी उस पारस पत्थर के सबूत और उस श्राप की कहानियों की गूंज यहाँ पर सुनाई देती है। बाहरी इसका जो स्ट्रक्चर है वो साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि पत्थरों की सिमेट्री काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है और काफ़ी सारे ऐसे पत्थर हैं जिनको देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वो इसके टूटने के बाद में दोबारा से यहाँ पर जचाए गए होंगे। और ये इसका जो मध्य में काफ़ी ऊंचा दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है, इस दरवाजे के निर्माण के पीछे भी काफ़ी अलग अलग कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, ये इसका मुख्य दरवाज़ा हुआ करता था इस किले में प्रवेश करने का। और तिमनगढ़ का जो ये वाला किला है आज अपने अंदर काफ़ी सारे रहस्यों को दबाकर बैठा हुआ है। काफ़ी बारीकी के साथ में इसके पत्थरों पर ये जो काम यहाँ किया गया है, जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है तब मालूम पड़ता है कि विक्रम संवत 800 के वक्त में इस किले की नींव यहाँ के राजा तिमनपाल जी के द्वारा रखी गई थी। और ये वाला जो स्थान था, इस हिस्से में उनकी प्रजा और प्रजा के रहने के भी कक्ष हुआ करते थे, काफ़ी सारे मंदिर हुआ करते थे और कुछ ऐसे स्थान थे जिसमें खजाने की बातें भी सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जो शिला आपको देखने को मिल रहा है, इस पे लिखावट को जब पढ़ा गया था तभी मालूम हुआ था कि ये पूरा जो स्थान है वो 12वीं शताब्दी के समय में निर्मित है और 1105 के वक्त में इसका जो निर्माण है वो बताया जाता है। इस शिला के ऊपर यहाँ पर भी देखेंगे काफ़ी कुछ लेख लिखा हुआ है, जिसको पढ़ने के बाद में इसके उन साक्ष्यों का, सबूतों का पता लगा था। यहाँ पर देखो, ये घड़ा, जोगी, कुछ इस प्रकार की चीज़ें लिखी हुई हैं और ऐसा बताते हैं कि इसका जो वास्तविक अस्तित्व है वो तो महाभारत कालीन समय से ही चलता रहा है। लेकिन बाद के जो राजा थे, यानी कि भगवान कृष्ण के जो वंशज थे, विजयपाल और तिमनपाल, दो भाई हुआ करते थे। विजयपाल के पास में बयाना यानी कि विजयनगर की रियासत थी और अपने भाई के साथ में किसी बात पर वाद विवाद हुआ और तिमनपाल ने वो वाला स्थान छोड़ा और सागर सरोवर के इस हिस्से पर वो आ गए अपने कुछ मुख्य और अपने कुछ सहयोगियों के साथ में। लेकिन जब यहाँ पर वो अपना पूरा राजपाट छोड़कर आए थे तो उनके पास में, कहते हैं कि राजा के पास में फूटी कोड़ी भी नहीं थी। तो राजा दर दर की ठोकरें खा रहे थे और अपने साम्राज्य को एकजुट करने के लिए आसपास के हिस्सों में जा रहे थे। तो राजा को मिले कुछ साधु संत। साधुओं को राजा ने सुनाई पूरी वो कहानी, जिस कहानी के बाद में साधुओं ने खुश होकर राजा को दिया एक ऐसा चमत्कारी पारस पत्थर जो लोहे को तब्दील कर देता है सोने के अंदर। और आज भी इस किले के इर्द गिर्द वाले हिस्से में उस पारस पत्थर की खोज के लिए ना जाने कितने हजारों लोग और वैज्ञानिक तक भी आ चुके हैं। चारों तरफ आपको जो ये टूट फूट दिखाई देगी दोस्तों, इसके पीछे का केवल एकमात्र कारण है वो पारस पत्थर।
और हम इसके हर एक हिस्से को अपने इस कैमरे में कैद करने जा रहे हैं। सामने की तरफ आपको इसका दूसरा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। इसका जो निर्माण है वो विगत वर्षों में करवाया गया होगा, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले यहाँ पर आक्रमण किया था, इस किले को लूटा था और पारस पत्थर की खोज में मोहम्मद गौरी इस स्थान पर भी पहुँच चुका था और इस किले के काफ़ी हिस्सों को उसने दीवारों तक को भी तोड़ डाला था उस पारस पत्थर की खोज में। और सिर्फ आज यहाँ पर बर्बादी का वो मंजर हमें साफ दिखाई दे रहा है, जिससे हम समझ सकते हैं कि एक समय का वैभवशाली जो ये किला है आज अपनी बर्बादी की तरफ हमें दिखाई पड़ता है। और इस स्थान पर ना जाने कितनी सारी ऐसी श्राप की कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं कि नटनी नाम की एक नर्तिका हुआ करती थी, जिसने राजा को श्राप दिया था कि उसका साम्राज्य राजा के छल कपट की वजह से बर्बाद हो जाएगा और उसके जो वंशज हैं वो अपने इस स्थान पर ना कभी रह पाएंगे और ना ही उनकी जो फलती फूलती विरासत है वो उनके हाथ में रहेगी, जिसके निशान इन पत्थरों के आधार पर यहाँ गिरे पड़े हैं। धीरे धीरे कदमों के साथ में हम दोस्तों इस तिमनगढ़ किले के उस दरवाजे के और समीप आ गए हैं, जहाँ पर बाद के शासकों के निर्माण की साफ छवि दिखाई देती है। सरकार ने भी यहाँ पर काम किया है इसको रिस्टोर करने का, और काफ़ी ऐसे कारण हैं दोस्तों कि इस किले में चारों तरफ टूट फूट जो हमें दिखाई दे रही है, उसके पीछे की वजह यहाँ के तस्कर भी हैं, जिन तस्करों ने यहाँ की मूल्यभूत जो काफ़ी कीमती करोड़ों की जो मूर्तियां हुआ करती थी उन मूर्तियों को यहाँ से निकाला और निकालने के बाद में विदेशों में उनको बेच डाला। और काफ़ी लोगों ने इस स्थान पर अलग अलग कॉर्नर में उस पारस पत्थर के छुपे होने की वजह से इसको तोड़ने का एक ग्रुप बनाया, एक संगठन बनाया, जिसने इस किले का ये वाला हाल कर दिया। दोस्तों ये उसका दूसरा दरवाज़ा हम यहाँ से देख पा रहे हैं, जिसमें राजपूताना शैली और इस्लामिक स्ट्रक्चर की काफ़ी जो खासियत है वो देखने को हमें मिल रही है। अब आप इधर वाले हिस्से को देखिए कि किस प्रकार का इस किले का बर्बाद होता मंजर यहाँ हमें दिखाई मालूम पड़ता है। बड़े बड़े ये जो पत्थर हैं ये मैन्युअली इसी पहाड़ से काट कर एक वक्त पहले बड़े किले में तब्दील किए गए होंगे। अब दोस्तों हम इस किले की शुरुआत करते हैं बनने की। इतिहासकार ऐसा अनुमान करते हैं कि किला तो महाभारत शासन काल के वक्त से ही बनना शुरू हो गया था, लेकिन ज़्यादा इसको जो नाम है वो मिलता है 800 विक्रम संवत के समय में, जब तिमनपाल जो राजा थे यहाँ पर आए और उन्होंने अपना साम्राज्य बसाना शुरू किया। कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं उन शिलाओं को पढ़कर कि 12वीं शताब्दी के 1105 के वक्त में इस किले की नींव रखी गई थी। तो अलग अलग इतिहासकारों का अपना एक अलग अलग मतभेद है। तो इस वाले हिस्से को हम लोगों ने कवर किया। अब हम जाएंगे इसकी दूसरी दिशा में, ताकि इसके और उस रहस्य को हम समझ सकें जो इतिहास का और बाकी जनश्रुतियाँ किंवदंतियाँ ऐसा बताती हैं कि वो कीमती जो पारस पत्थर है वो आज भी मौजूद है इस किले के अंदर। हम इस किले के दूसरे छोर में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इन पत्थरों की टूटी हुई जो हालत है वो हमें आज उस बात को जानने पर मजबूर करती है कि इसके इतिहास में काफ़ी सारे यहाँ पे आक्रांताओं ने, तस्करों ने और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर किस प्रकार का हाल मचाकर रख दिया था। आप देखेंगे तो इसके के पहले पूरी बड़ी प्राचीर हुआ करती होगी जो इस किले को मजबूती देती होगी, लेकिन आज के वक्त में वो जो दीवार है वो ढह चुकी है और सिर्फ उसके अवशेष मात्र यहाँ पर बचे हुए हैं। और काफ़ी डरावना भी ये किला हमें इसलिए भी लगता है क्योंकि इस वक्त यहाँ पर हम दो लोगों के अलावा कोई भी नहीं है मौजूद। तो डराता भी है ये किला, बहलाता भी है और इतिहास की कुछ बातें बताता भी है किला। तिमनगढ़ का ये किला इन पत्थरों की तरह अपने अंदर दबा के रखा है उस इतिहास को जिसको आज हम उजागर कर रहे हैं। तो आगे की तरफ और देखते हैं। ये इसका दूसरा दरवाज़ा, शायद इस किले में प्रवेश करने के लिए जो राजा महाराजा रजवाड़े हुआ करते थे वो मुख्यतः इसी भाग से अंदर जाते होंगे, क्योंकि बाहर की तरफ तो रहते हैं सैनिक
और सैनिकों को सुरक्षा का काम दिया जाता था। उसके बाद में राजघराने परिवार की महिलाएं, राजा लोग और ऊपर की तरफ बना हुआ यहाँ का एक सिंगल स्टोन पे हाथी मुख, क्या वैभव रहा होगा, क्या ज़बरदस्त यहाँ पर इसका इतिहास रहा होगा, इस किले की भव्यता रही होगी। केवल और केवल खंडहर भाग, हर दिशा में जहाँ भी नज़र डाल रहे हैं वहीं पर की गई है तोड़फोड़। और इस तोड़फोड़ के पीछे की सिर्फ और सिर्फ एक वजह, उस पारस पत्थर की खोज जो बना देता है लोहे को सोना। देखो सामने वाले हिस्से में भी कुछ लेख है, इसी तरह के लेखों से इसके इतिहास की वो सारी किताबें बनी हैं जिसमें हमें काफ़ी कुछ ज्ञान मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों। काफ़ी सारे यहाँ पे आपको जंगली जो जीव हैं, जैसे कि देखो सामने हमें नेवला दिखाई दे रहा है, और वो जो नेवला है वो भी किसी चीज़ को खोज रहा है भाई, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस समय मुझे ना ज़्यादा जो डर है वो इन जंगली जानवरों को देखकर लग रहा है, क्योंकि आसपास के पूरे इस हिस्से में केवल और केवल जंगल मात्र बचे हैं। ये देखिए क्या बुरा हाल हो रखा है। ऐसा बताते हैं कि जो तिमनपाल के ही वंशजों में कुमारपाल थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव के राजा रहे थे, और उन्हीं के समय में मोहम्मद गौरी ने इस पूरे हिस्से को 1 साल तक घेर कर रखा था। और उसके बाद जब उन्होंने इस किले में अपना एंट्री किया तो सबसे पहले उन्होंने इस पूरे किले की चीज़ों की, इमारतों की जो पहचान है उसको बर्बाद किया और उनको परिवर्तित करने की पूरी कोशिश करी। यानी कि यहाँ पे जो मंदिर बने थे उन मंदिरों को तोड़ा, यहाँ पर जो इमारतें बनी थी उनके ढांचे परिवर्तित करे, या उन्हीं ढांचों के पत्थरों को इस्तेमाल करके अपनी कुछ नई इमारतें तैयार करी। ये देखिए, क्या पता यहाँ पे क्या एक भव्य इमारत रही होगी, उन मंत्रियों की, उन राजाओं की कुछ यहाँ पर लगती होगी सभाएं, कोर्ट रूम लगता होगा, दीवाने आम, दीवाने खास रहा होगा। लेकिन आज बिल्कुल बेजान ये वाला किला बस हमें उस इतिहास को खोदने की मांग करता है। सामने वाले हिस्से में हमें जंगल के काफ़ी और स्थान दिखाई दे रहे हैं। इतिहासकारों ने इस बात की भी पता लगाया है कि ये वाला जो स्थान था वो जो जैन तीर्थंकर थे उनसे संबंधित भी है, और जैन धर्म भी यहाँ पे काफ़ी फल फूल रहा था, बढ़ रहा था। इसीलिए इस स्थान पर हम ऐसा मान सकते हैं कि विगत वर्षों के अंदर यहाँ अलग अलग साधु संत आए, अलग अलग यहाँ पर ऋषि मुनि आए, ब्राह्मण परिवार के लोग आए, उनका भी हम यहाँ पे पता लगाएंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो इसी प्रकार की यहाँ पे फैली हुई हमें दिखाई दे रही हैं, उन तक थोड़ा पहुँचते हैं। अगर कुछ अलग से देखने को मिलेगा तो उसको हम आगे जाके कैद भी करते हैं। राजा तिमनपाल के पास में पारस पत्थर कैसे पहुंचा था? कृष्ण भगवान का जो मोर मुकुट था, कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि वहां से उन्हें प्राप्त हुआ था, जबकि कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि जब साधु संत को उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी बताई कि किस प्रकार से विवाद के बाद में उन्हें अपना राजपाट छोड़ना पड़ा और नया उनको साम्राज्य बसाना, उनके पास में कोई भी धन दौलत जायदाद नहीं है, तो उन साधु संतों ने एक चमत्कारी पत्थर दिया था जो लोहे को बना देता था सोना, और उसी को कहते हैं पारस पत्थर। और उसी पारस पत्थर की बदौलत राजा तिमनपाल ने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया होगा एक वक्त पहले, जिसकी 2 या 5 मंजिला ऊंची इमारत रही होंगी, लेकिन आज चारों तरफ खंडहर भाग देखने को मिलते हैं। और ऐसा भी बताते हैं कि यहाँ पर जो भरतपुर के राजा रजवाड़े थे वो शिकार के लिए आते थे, और उन्होंने भी उस पारस पत्थर की खोज के लिए यहाँ पे तोड़फोड़ करी। टोंक के जो नवाब थे वो भी यहाँ आते थे, उन्होंने भी काफ़ी तोड़फोड़ करी है यहाँ पे। और समय समय पर विदेशियों ने भी यहाँ की कीमती मूर्तियों को निकाल लिया है। और ऐसा बताते हैं कि सन 2002 में वामन नारायण और उसकी गैंग को गिरफ्तार किया था सरकार ने, जब ऐसा पता लगा गवर्नमेंट को कि वो केवल यहाँ की मूर्तियों को हेलीकॉप्टर की मदद से चुरा कर विदेशों में बेच रहे हैं। तो पता नहीं उन्हें पारस पत्थर मिला या नहीं मिला, लेकिन उनको करोड़ों की मूल्य की वो मूर्तियाँ मिली जो उन्होंने विदेशों में बेचकर पैसे कमाए। तो इस किले ने लोगों के अलग अलग ज़ुबानियाँ, अलग अलग कहानियों का जिक्र भी किया है। काफ़ी चीज़ें बची हैं जिसको तलाशना भी बाकी है। महाराज जी, इस स्थान पर पारस पत्थर के जो इतिहास की बातें हैं, क्या वो आज भी मौजूद है यहाँ पर? ये पारस पत्थर है जो सागर के अंदर आज भी मौजूद है, ऐसा सुनते आ रहे हैं। जो बुजुर्ग बोलते हैं उसी को सुनते आ रहे हैं।
क्योंकि राजा ने दान में दिया था ब्राह्मण को। हम्म, अब ब्राह्मण को दान में दिया तो राजा ने दान में दे दिया। ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने नहा धोई करी, फ्रेश हुआ था वो, डोल डोल गया, मतलब सिमटमटी के दिए। तो आकर देखा उसने, बोला महाराज ने क्या दिया, ये पत्थर दिया है। पत्थर दिए तो वो ब्राह्मण ने क्या किया, वो पत्थर इस सागर में डाल दिया। हम्म, ब्राह्मण राजा के पास में गया, महाराज तुमने क्या दिया, मुझे पत्थर दिया। हम्म, राजा ने सोचा भैया तेने वो पत्थर खाए हैं, बोला मैंने तो सागर में डाल दिया। हम्म, तो चलिए बढ़िया था, सागर में डाल दिया, मगर डाला कौन जगह, तो एरिया तो बता दे मेरे को। तो ब्राह्मण ने उसको एरिया बताया। ब्राह्मण ने एरिया बताया तो एरिया बता करके नहीं, तो राजा ने क्या किया कि हाथी छोड़े, सोने की वो सांकड़ लगा कर, लोह की सांकड़ लगा लगा के हाथी छोड़ दिए उसमें। तो एक हाथी की सांकड़ छिमी है खाली। अच्छा, केवल एक हाथी की साकड़ थी, वो सोने में तब्दील हो गई। हाँ, अच्छा, उसको वो सोना बन गया, मतलब उसका छिम गया पारस के। अच्छा, तो राजा को ये विश्वास हो गया पारस पत्थर इसी में है। अच्छा, तो पारस पत्थर इसी में है, आज भी मौजूद है। मौजूद है, यानी कि जो कहानियां हम सुनते आ रहे हैं वो झूठी नहीं है, सच में है वो। सच में है वो। और वो ऐसा पत्थर है जिसमें लोहा अगर छुआते तो वो सोने का बन जाता है सोने वो। का जंग बन जाता है। तो ये जो किला है ये कितने साल पुराना होगा महाराज जी? ये किला यानी कितने राज हो गए उसके ऊपर, मुसलमान का भी राज हो गया, यानी कितने पुराना सा वो है भाई, इसका तो मैं कैसे कहूँ। और ये जो मंदिर अपना बना हुआ है, क्या इसका संबंध भी इस सागर की पुरानी कहानियों से जुड़ा हुआ है क्या? हाँ, सागर मंदिर जब से ये, जब से सागर बना जब से ही मंदिर है, शिव मंदिर जी। शिव मंदिर से ही प्रसिद्ध है ये। तो आप अपनी सेवा यहाँ पे कितने सालों से दे रहे हैं? मेरे को 40 साल हो गया, यहीं पर आप 40 सालों से? यहीं रहते रहते। तो महाराज जी का कहना ऐसा है कि आज के वक्त में भी जो पारस पत्थर है वो इसी सागर सरोवर के अंदर मौजूद है, और राजा ने इसीलिए यहाँ से वो पत्थर दोबारा नहीं निकलवाया ताकि वो किसी गलत हाथों में ना चला जाए। शुक्रिया महाराज जी। तिमानगढ़ के किले के अंदर उस पारस पत्थर को खोजते खोजते अंत में हम आ चुके हैं उस सागर सरोवर पर, जिसमें बताते हैं कि मेंढके नाम के जो साधु थे उन्होंने उस पत्थर को इसी सरोवर के अंदर फेंक डाला था, और न जाने उसके बाद कितने सारे राजा रजवाड़ों ने इस सागर के अंदर हाथी के ऊपर बांधकर लोहे की चेन इसमें डलवाई ताकि वो सोने की तब्दील हो जाए, लेकिन आज तक वो वाला जो पत्थर है वो किसी को नहीं मिला। ऐसा बताते कि तिमानगढ़ के राजा जब अपने अंतिम आयु में थे तो उन्हें चिंता होने लगी कि ये पारस पत्थर किसी ऐसे गलत व्यक्ति के हाथ में ना लग जाए जो इसका गलत उपयोग करे। तो उन्होंने अपने गृह में, तब राजा के पास में एक वक्त एक साधु आए और साधु को उन्होंने खाना खिलाया और जाते समय भेंट में ये कहा कि महाराज जी कीमती पत्थर अपने पास रखिएगा। तो साधु सोचने लगे कि यार राजा होकर उन्होंने मुझे एक पत्थर दे दिया भेंट में, तो महाराज ने क्या किया, उस साधु ने उस पत्थर को इसी में फेंक दिया। और बताते कि आज के वक्त में भी वो जो पारस पत्थर है वो इसी सरोवर के अंदर न जाने कितनी तलहटी की इस गहराई में छुपा हुआ है, और इसके गर्भगृह के अंदर उसके जो अवशेष है वो कहीं ना कहीं ज़रूर ढूंढने पर मिल सकते हैं। जब हम तिमानगढ़ के किले के ऊपरी हिस्से को देखते तो वहाँ पर हमें उन राजा रानियों के महल, बाजार और ना जाने कितने सारे टूटे हुए जो मंदिर हैं वो आज भी उस पूरे पठार के ऊपर देखने को मिलते हैं। और उसी हिस्से में एक कॉर्नर पे बना हुआ है दोस्तों नटनी का वो मंदिर या नटनी की वो समाधि स्थली। बताते हैं कि नटनी एक नृत्यकारी थी और राजा से एक बार उनकी भेंट हुई, तब उन्होंने कहा राजा को कि ये जो 2 किलोमीटर की दूरी है इसके ऊपर मैं रस्सी बांधकर चल सकती हूँ। तो राजा ने हंसते हुए कहा कि यदि ये सच हुआ तो मैं अपनी आधी जो दौलत है वो तुम्हें दे दूंगा। तो नटनी ने इस बात को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और रस्सी के ऊपर नटनी चलने लगी। जब वो अपने अंतिम छोर पे पहुंचने ही वाली थी तो राजा को काफ़ी घबराहट हुई कि अब अगर नटनी अपने छोर को पार कर देती है तो उन्हें अपनी संपत्ति का आधा जो हिस्सा है वो नटनी को देना पड़ेगा। तब राजा ने उस रस्सी को कटवा दिया और नटनी ने गिरते गिरते राजा को श्राप दिया कि आज के बाद से जो तेरा पूरा वंशज है वो खत्म हो जाएगा और तेरा जो ये किला है ये कभी भी फलेगा फूलेगा नहीं, इसका वैभव समाप्त हो जाएगा और चारों तरफ यहाँ पर खंडर अवशेष बन जाएंगे। और वही हाल हम लोगों ने इस टीकमगढ़ के किले का देखा। जहाँ हमारी नज़र गई वहीं पर उस किले के ऊपर
उस श्राप का असर आज भी देखने को हमें मिलता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारी यहाँ पर ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, लोक जनश्रुतियाँ हैं जो सदियों से टीकमगढ़ के स्थान पे चलती आ रही कि पारस पत्थर आज भी इसी सागर सरोवर के अंदर दबा हुआ है। आज भी वो करोड़ों का खजाना जो राजा ने तिमानगढ़ के उस किले को बनाने के लिए आसपास के लोगों से लिए गए लोहे को सोने में तब्दील करके उस पारस पत्थर की मदद से, वो भी कहीं ना कहीं उसी किले के किसी अंत में या किसी जगह पर दबा हुआ होगा, जिसकी तलाश में आज भी लोगों के समूह यहाँ पर आते रहते हैं, रिसर्चर्स घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, तिमानगढ़ के उस रहस्य को जब हमने समझा, सोचा, देखा, तो हमें उस इतिहास को जानने का मौका मिला जो यदुवंशियों के उस इतिहास की गौरवशाली गाथाओं के साथ में, युद्ध के साथ में और पारस पत्थर के उस चमत्कार के साथ में हमें मालूम पड़ता है। अब चलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की नई खोज में, जहां जाकर कुछ नया अलग विशेष देखने को मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।